सूर्यान् सूर्यमतीन्द्रोच्चमनवेन्द्रमङ्गल मङ्गलं ददभूतिं च बुधौ गुरुश्च भूता शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुकुलोऽस्युन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलं गृहा। शिप्रे महारानी की जय, महाकाल भगवान की जय, अविंतिका नाथ की जय। आज हम नाड़ी दोष के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। नाड़ी दोष को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हम लोगों में आज भी है। अधिकांश विवाह जब तय होते हैं तो नाड़ी दोष के कारण वो विवाह टल जाते हैं, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि नाड़ी दोष का परिहार नहीं होता, या तो हमारी अज्ञानता, हम उसको पूरा नहीं जानते हैं। आज हम नाड़ी दोष किन किन परिस्थितियों में नाड़ी दोष होने पर भी हम विवाह कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे हमने श्लोक सहित, प्रमाण सहित आपके सामने यहाँ श्लोक लिखे मैंने कि कौन सी किताब में कौन सा श्लोक लिखा है, उसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि लगभग ये माना कि 50-60% नाड़ी दोष होने पर भी विवाह हो जाता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि नाड़ी क्या होती है। जब भी नाड़ी शब्द आपने सुना होगा तो या तो वैद्य पहले नाड़ी चेक करते थे या फिर कुंडली मिलान के समय नाड़ी दोष दिखा देता है, उसी समय आप नाड़ी शब्द सुनते, इसके लिए आप नाड़ी शब्द नहीं सुनते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। वही नाड़ी चिकित्सा पद्धति में जो काम आने वाली नाड़ी, जिनको 3 तत्वों में बांटा गया, ऊपर लिख रखा है कफ पित्त वात, ये आयुर्वेद में बांट दिया गया। और हम ज्योतिष शास्त्र में इस नाड़ी को 3 भागों में बांटा, जिसका है अंत, मध्य और आद्य। इधर 3 प्रकार अंत्य मध्य आद्य है, और उधर चिकित्सा नाड़ी में अगर हम जाते हैं तो उनका कफ पित्त वात, ये 3 डिवाइड उन्होंने कर दिया है। अब हमको ये देखना है कि किसी वर वधु का जब हम मिलान करते हैं तो मान लीजिए कि किसी वर की नाड़ी अंत्य है, तो अंत्य नाड़ी का जो प्रवृत्ति होती है वो होती है कप। अब कप प्रवृत्ति का वर है या कप प्रवृत्ति की वधु है, और सामने वाला भी उसी प्रवृत्ति का है, तब तो ये माना जाएगा कि दोनों एक ही प्रवृत्ति के होने के कारण समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि कप प्लस कप नहीं चलेगा, पित्त प्लस पित्त या वात प्लस वात नहीं चलेगा। तो वर वधु की एक ही नाड़ी होने पर उनमें एक ही तत्व आ जाते हैं, चाहे कफ हो, पित्त हो, वात हो, तो ऐसे में नाड़ी दोष मान लिया जाता है। अब देखना यह है कि नाड़ी दोष किन किन परिस्थितियों में कैंसल हो जाता है और हम उसमें विवाह कर सकते हैं। तो आपके सामने ये 3 श्लोक हैं। इन 3 श्लोकों से समझना है कि नाड़ी दोष कब कब आपका होने पर भी आप विवाह, 3 प्रवृत्ति हो गई है। उसके बाद हमको राशियों के ऊपर जाना है। ये देखना है कि अधिकांश ये दावा किया जाता है कि नाड़ी दोष का विचार केवल ब्राह्मण वर्ण में किया जाता है। अब ब्राह्मण वर्ण की राशियां कौन कौन सी होती है? कर्क, वृश्चिक और मीन। इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा मानते हैं कि इन तीनों राशियों के वर और वधु होते हैं तो उसमें किसी भी परिस्थिति में नाड़ी दोष खत्म नहीं होता है। ब्राह्मण वर्ण की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, तो इनमें नाड़ी दोष होने पर नाड़ी दोष समाप्त नहीं होता। अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले नक्षत्र और राशियों से कैसे नाड़ी दोष आपका निरस्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए वर और वधु की एक ही राशि है, लेकिन उनके नक्षत्र अलग अलग है। जैसे मेष राशि है दोनों की, पर एक का नक्षत्र अश्विनी है और एक का भरणी, तो ऐसी स्थिति में तो वैसे ही नाड़ी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों की नाड़ियां अलग हो जाएगी। पर कहीं की ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक ही राशि में 2 प्रकार की एक जो राशि होती है उसमें नक्षत्र अलग अलग होते हैं, फिर भी दोनों की नाड़ियां सेम होती है, तो वो नाड़ी दोष होता है। तो एक राशि हो और नक्षत्र दोनों के भिन्न भिन्न हो और नाड़ी दोष हो, पर नाड़ी दोष मान्य नहीं होगा नक्षत्र भिन्न होने के कारण। या फिर नक्षत्र एक हो
पर राशियां दोनों की अलग हो, नक्षत्र एक ही हो वर और वधु का, लेकिन दोनों की राशियां अलग हो, ऐसे में नाड़ी दोष होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। ये दोनों समझ में आ गया कि राशि एक हो और नक्षत्र अलग हो, या फिर नक्षत्र एक हो और राशियां दोनों की अलग हो, ऐसे में नाड़ी दोष नहीं लगेगा। नक्षत्र एक ही हो पर चरण अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता है, पर उसमें इतना सा ध्यान रखना है कि प्रथम चरण वाला अगर वर और वधु है और दूसरा वर वधु चौथे चरण में है तो नाड़ी दोष लगेगा। पहला चरण वर या वधु का है तो फिर दूसरा या तीसरा चरण होगा तो चल जाएगा। एक चरण का वेद 4 करता है, 2 का वेद 3 करता है। वर का चरण 2 है और वधु का चरण 3 है तो विवाह नहीं होगा। भले ही नक्षत्र एक है, चरण अलग है, लेकिन 1 से 4 नहीं होना चाहिए और 2 से 3 नहीं होना चाहिए। पहला एक चरण वर का है तो वधु का चरण दूसरा या तीसरा होगा तो विवाह हो जाएगा, चौथा चरण होने पर विवाह नहीं होगा। तो ये चरणों का भेद कहा गया 1 से 4, 2 से 3। तो 3 आपके सामने परिस्थिति बन गई है जिससे नाड़ी दोष होने पर नाड़ी दोष नहीं लगता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं आगे। हमारे ऋषियों ने मुहूर्त चिंतामणि में 8 ऐसे नक्षत्र बताए गए हैं। एक नवा नक्षत्र भी है मघा, किसी ने लिया है किसी ने नहीं लिया। मघा को छोड़ दे तो 8 नक्षत्र क्लियर है, जिसमें वो 8 नक्षत्र वर या वधु के है, दोनों उसी में आना चाहिए। 8 नक्षत्र में वर और वधु दोनों उसी में है तो नाड़ी दोष होने पर भी विवाह हो जाएगा। मतलब उन 8 नक्षत्र में वर का भी होना चाहिए और वधु का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का नक्षत्र 8 में है और दूसरे का 8 में नहीं है तो विवाह नहीं होगा। 8 नक्षत्र ऐसे हैं, रोहिण्याम आद्रा, ये जो श्लोक पूरा लिख रखा है, रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, और किसी किसी ने मघा नक्षत्र को भी माना है। मघा सहित नक्षत्र हो गए 9। इन 9 नक्षत्र अगर वर और वधु दोनों के ये नक्षत्र है और उनमें नाड़ी दोष है तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप स्वतः ही नाड़ी दोष समाप्त हो जाएगा। फिर एक और आता है, शुक्रे जीवे तथा सौम्य एक राशिश्वरो यदि नाड़ी दोषो न वक्तव्य सर्वथा यत्नो बुद्धे। इसका मतलब यह है कि कुछ सौम्य ग्रह है जिनके राशि स्वामी, सौम्य ग्रह कौन से? बुध है, शुक्र है और गुरु है। ये 3 ग्रह सौम्य ग्रह है, इनके आपस में वर वधु इन्हीं राशियों में है तो नाड़ी दोष नहीं लगता। जैसे एक की मिथुन राशि है और दूसरे की वृषभ राशि है। वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 6 राशियां है। वर वधु इन 6 राशियों के अंदर ही है तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। राशि स्वामी सौम्य ग्रह होने चाहिए, ऐसा ये श्लोक करता है, शुक्र जीवे तथा सौम्य, कि जो सौम्य ग्रह है वही राशि स्वामी है तो ऐसे में विवाह हो सकता है नाड़ी दोष होने पर भी। तो ये 5 परिस्थिति आपके सामने है जिससे आप नाड़ी दोष का विचार कर सकते हैं। 2 मैंने श्लोक के माध्यम से आपको बताया है, और 3 वो जो एक ही नक्षत्र हो पर राशियां अलग हो, राशि एक हो नक्षत्र अलग हो, नक्षत्र एक हो राशि एक हो पर चरण अलग हो। 3 परिस्थितियां वो है, 2 ये है। ऐसे होने पर आप नाड़ी दोष काफी हद तक नाड़ी दोष कैंसल आपका निरस्त हो जाएगा, नहीं लगेगा। अब प्रश्न ये आता है कि इनके बावजूद भी नाड़ी दोष है और विवाह करना अनिवार्य है तो फिर क्या किया जाए? तो फिर एक मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है। देखो पहला जो ये शुक्र जीवे सौम्य का है ना, ये विवाह कौतूहल का श्लोक है, उसमें लिख रखा है कि सौम्य ग्रह स्वामी होते हैं तो दोष नहीं लगता है, विवाह कौतूहल का है। और ये जो है 9 नक्षत्रों का 8 नक्षत्रों का जो है ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है। और एक और दिया गया है, दोषा पनुपतये नाड़िया मृत्युंजय जपादिकम विद्याय ब्राह्मणश्चैव तर्पयेत कांचनादि, ये जो श्लोक है ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है दोनों। अब ये श्लोक ये बताता है कि नाड़ी दोष है, किसी भी कारणवश नाड़ी दोष आपका निरस्त नहीं हुआ है,
फिर भी ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है जिसमें आपको विवाह करना अनिवार्य हो, विवाह करना ही है और नाड़ी दोष है, तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे? तो ये जो श्लोक ये बता रहा है, ये सब जगह लागू नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति कि जहां विवाह नहीं टल सकता है और नाड़ी दोष है, तो फिर ये कहते हैं कि मृत्युंजय जपादिकम, सबसे पहले मृत्युंजय मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करा लीजिए, इससे नाड़ी दोष खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर आगे आता है कांचनादिदा, स्वर्ण का दान करो। किसको? ब्राह्मणों को। किसी को भी आप स्वर्ण का दान कर सकते हैं। हिरण्यमयी दक्षिणाम, वही सोने की दक्षिणा, उसी का रूप नीचे दिया गया। गावो अन वसंते हम सर्वदोषान, जो गोदान होती है उसका दान करके भी आप नाड़ी दोष से बच सकते हैं। तो ये जो श्लोक है आपको ये बता रहा है, मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है, कि आप ब्राह्मणों को सोना दान कर सकते हो, गाय का दान कर सकते हो, हिरण्यमय दक्षिणा वही सोना दान कर सकते हो। ऐसा करने से जो नाड़ी दोष उत्पन्न होता है वो नाड़ी दोष तो रहेगा, पर उसका जो परिणाम होता है, बुरा परिणाम, वो आपको नहीं लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको नाड़ी दोष के बारे में जो कुछ अज्ञानता थी कि हम सीधा नाड़ी दोष को स्वीकार कर लेते हैं और विवाह करने के लिए हम अनुमति नहीं देते हैं, पर हमको कुंडली मिलान के समय जब नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाता है तो इनके माध्यम से हम उनका तोड़ निकाल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि नाड़ी दोष क्या ब्राह्मण वर्ण में ही लागू होता है? तो इसके ऊपर बहुत सारे तर्क वितर्क पहले हो चुके हैं। कई लोगों ने माना कि नहीं, ब्राह्मण नहीं, सारे ग्रह तो एक जैसे सबके ऊपर अपना अधिकार जमाते, सूर्य की किरणें सब व्यक्ति लेता है, कोई वर्ण विशेष से फर्क नहीं पड़ता है। ये कहीं कहीं चारों वर्णों के लिए विशेष विशेष दोष जो बनाए गए हैं, ये कुछ विशेष परिस्थिति में ही लागू होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो इस पे अपन नहीं जाएंगे कि क्या वास्तव में ये ब्राह्मणों के ऊपर ही लागू होता है या सब दूर देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बातें होती है। पर ऐसा कहीं हमने जो पढ़ा है उसमें यही लिखा गया है कि ब्राह्मणों के ऊपर नाड़ी दोष का विचार किया जाता है। चारों वर्णों के लिए अलग अलग दोष बताए गए हैं। अब कुछ इनका खंडन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों के अलावा भी नाड़ी दोष का विचार सबके लिए करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर पति पत्नी है वो एक ही प्रवृत्ति के, पित्त प्रवृत्ति के होंगे तो स्वाभाविक उनमें भी रोग तो होगा। दोनों एक ही कप प्रवृत्ति के होंगे तो उनमें भी रोग तो होगा। ये बिल्कुल सही बात है। अब ये फिर हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि कहां पे लिखा है कि ब्राह्मण को ही नाड़ी दोष लगता है और कहां लिखा है कि ब्राह्मण के अलावा भी नाड़ी दोष लगता है। श्लोक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम बीच बीच में आपको ये श्लोक जो है उसका फोटो हम यहाँ पे आपको दे देंगे, उससे आप इसको उतार सकते हो। जय श्री महाराज। एक विशेष चीज बाकी रह गई कि जो मैंने सबसे पहले बताया था, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के वर वधु है तो नाड़ी दोष किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होता है। पर हाँ, ये नक्षत्र अगर उसमें है, जैसे मीन राशि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो फिर वो नियम लागू नहीं होगा कि मीन राशि वालों का नाड़ी दोष समाप्त नहीं होता। एक नक्षत्र उसमें ये है उत्तरा भाद्रपद। ऐसे ही आप देख लीजिएगा कर्क, जैसे पुष्य नक्षत्र, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ब्राह्मण वर्ण की होती है, उसमें नाड़ी दोष होने पर नाड़ी दोष लगता ही लगता है, लेकिन ये नक्षत्र आने पर नाड़ी दोष उसमें नहीं लगता। बाकी का विचार उसमें हम कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति होने पर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को नाड़ी दोष लगता है, उनके निरस्त होने की संभावनाएं कम रहती, क्योंकि वो तीनों ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। जय श्री महाराज।